उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी बिलासपुर द्वारा विशारद नगर कस्बा बिलासपुर में एक महिला फर्जी वोट डालती हुई पकड़ी गई। अब बताया जा रहा है कि महिला अपनी जेठानी का वोट डालने आई थी। पूछताछ में महिला को रोका गया। और वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर के डिग्री कॉलेज पहुंचकर वहां पर मतदान किया और बूथ स्थल में जाकर अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए और तंज भरे लहजे में कहा कि आतंक के साए में वोट डालने आया हूं। हर जगह आतंक मचा रखा है। पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोक रही है और पुलिस वाले दहशत फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक सवाल के जवाब में आजम खान ने मीडिया पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कभी तो सोच दिखा दिया करो, मीडिया से भरोसा उठ गया है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, रामपुर की ये तस्वीरें हैं जो कि आज उपचुनाव था यहाँ पर और उपचुनाव के लिए जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो पहुंचे और उन्होंने मतदान किया और साथ ही साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं और वोटिंग खत्म हो गई। और आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो खत्म हुई है। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग सभी बूथों पर यहाँ पर वोटिंग हुई और अब जो पार्टियां हैं वो भी रवाना हो गई। और सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जब लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे और लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ से आजम खान भी पहुंचे और आजम खान ने भी यहाँ पर जाकर अपना मतदान किया। मैं आपको बता दूं कि आजम खान अभी विधानसभा का चुनाव जीते हैं, इसलिए वो विधायक हैं और विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी सीट से, लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था। यही वजह है कि यहाँ पर एक बार फिर उपचुनाव करवाया गया और तस्वीरों में आप उत्साह देख रहे हैं। और शाहिद सिद्दीकी संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। शायद आज उपचुनाव में किस तरह का मंजर देखने को मिला और कितने प्रतिशत वोटिंग जो है वो हुई है? बिल्कुल राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो लोकसभा उपचुनाव था काफी दिलचस्प था। कि चाहे वो आजमगढ़ की हम बात करें, आजमगढ़ में बीएसपी ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। शायद आपको मैं टीम से चाहूंगा थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, शायद की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, वॉल्यूम को बढ़ाइए। जी शायद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश लाल निरहुआ 2019 में भी चुनाव लड़े थे और अखिलेश यादव को अच्छा मुकाबला टक्कर दिया था और अखिलेश यादव से हार गए थे। मगर इस बार दिनेश लाल निरहुआ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गुड्डू जमाली वहां के लोकल नेता है। गुड्डू जमाली को मुस्लिम समर्थन प्राप्त है, गुड्डू जमाली को मुस्लिम वोट का समर्थन प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करते हुए गुड्डू जमाली आज दिख रहे थे, क्योंकि मुस्लिम वोट को बंटवारा अगर किया है तो वो गुड्डू जमाली ने किया है। धर्मेंद्र यादव, बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ी है और बीजेपी को जो एक तरफा वोट है वो मिला है। मगर आजमगढ़ का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा, 46.84% रहा, और जिसमें निरहुआ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, गुड्डू जमाली अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी के मतदान हो चुके हैं और मतपेटियां में बंद हो चुके हैं और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा कौन प्रत्याशी होगा। मगर वोट परसेंटेज और वोटों को निकलने का आरोप विपक्ष ने लगाया कि वोटों को निकलने नहीं दिया। वहीं रामपुर में भी बड़ा देखने को नजारा रहा कि लोग आ रहे हैं तो पुलिस आजम खान का आरोप, सुबह से आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो लगातार बनी हुई है,
एक एक बूथ पे 4-4, 5-5 थानाओं की जीप खड़ी हुई है, 50-50 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वोटर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जब उनसे सवाल मीडिया वालों ने कहा तो अपने ही अंदाज में वो बयां करते रहे कि मैं तो बकरी चोर हूँ, मेरे पास तो तमाम आरोप लगे हैं, मैंने स्कूल की जमीन चुराई है, बकरी चुराई है, मैंने शराब के ठेकों में जाके चोरी की है, तमाम ऐसे आरोप है, मैं एक नगना सा इंसान हूं, मैं किसी पे कैसे दबाव बना सकता हूं। मीडिया पे भी वो आरोप लगाते रहे, अपनी मतलब वो लगातार ये जताते रहे कि प्रशासन जो है यहाँ पे वो वोट डालने के लिए रोक रहा है। रामपुर के भी बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं रहा है, सुबह 11 बजे 13% थे, धीरे धीरे पहुंचते हुए 46% पे रामपुर भी समेट गया है। अब वो जो लड़ाई है रामपुर की, क्योंकि गढ़ कहा जाता है आजम खां का, आजम खां की इज्जत दांव पे लगी है, आजम खां अपनी चीजों को बचाना चाहते हैं और लगातार बयानबाजी से आजम खां साहब जाने जाते हो, बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने भी उनके बयान को कटाक्ष किया कि रस्सी जल गई मगर ऐड नहीं गई है। आजम खां साहब का साफ कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग करके उपचुनाव हो रहा है और अगर कहीं वो हारते हैं तो सत्ता उसका दुरुपयोग करी, इसलिए हारेंगे। राजेश, निश्चित रूप सर, क्योंकि ये साख का सवाल भी है और आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही अहम हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ हो जाता है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर आजमगढ़ में निरहुआ पर विश्वास जताया है और फिर मैदान में उतारा है, और टक्कर कितनी जबरदस्त है शायद मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह समझना चाहूंगा कि आजम खान ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, मीडिया को भी नहीं छोड़ा, अपने अंदाज में यहाँ पर मीडिया पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। लेकिन MY फैक्टर की यदि हम बात करते हैं, बहुत मायने रखता है। बीजेपी 80-20 के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ी थी, तो ये MY फैक्टर बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक होगा? बिल्कुल, मैं पहले आजमगढ़ की बात कर लेता हूँ। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में आते जाते रहते हैं, कई फिल्मों की शूटिंग भी करते हैं और चुनाव भी 2019 का लड़ा है। तो दिनेश लाल निरहुआ को वहां का बच्चा जानता है, देश का बच्चा जानता। वो एक फिल्म स्टार भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ को मैंने आपको बताया MY फैक्टर पे बंटवारा हो गया है आजमगढ़ में। गुड्डू जमाली जो वहां के लोकल नेता है, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और BSP के बैनर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट एक पक्ष उनको मिल रहा है, धर्मेंद्र यादव को। तो अगर मुस्लिम वोट और यादव वोट का एक बंटवारा होता है तो उसका निश्चित फायदा दिनेश लाल निरहुआ को होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा रहा तो गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव चुनाव आपस में लड़ जाएंगे, दिनेश लाल निरहुआ हो सकता है जीत भी जाए और हो सकता है कड़ी टक्कर दे, जैसे उन्होंने 2019 में दिया था। अब मैं आपको रामपुर की बात बताता हूँ। रामपुर जो गढ़ है वो चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर, दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ था। अब मगर रामपुर में आजम खान साहब का काफी दबदबा है, वहां से उनके बेटे विधायक हैं और खुद आजम खान साहब भी विधायकी का चुनाव जीते हुए हैं, जेल में रहते हुए। आज लगातार सुबह से आजम खान का बयान हो, चाहे उनके बेटे का ट्वीट हो कि 2-2 नया नियम आ गया, 2-2 ID देखी जा रही है। उनके बेटे ने यह भी ट्वीट किया कि वहां पे लोधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, CO टांडा लड़ रहे हैं, एसो टांडा लड़ रहे हैं। कई तमाम अधिकारियों का नाम भी उन्होंने ट्वीट में डाला। उनका साफ कहना था कि पुलिस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को भी तंज कसा कि आप लोग कुछ दिखाते नहीं, आप तो दिखाओ। मीडिया का विश्वास उठता जा रहा है, जबकि मीडिया ने पूरी निष्पक्ष एक खबर दिखाई जहां पे जो हुआ। आजम खान का बयान भी और उनकी बीवी का भी बयान यही था। तंजीम फातिमा जो सांसद रह चुकी हैं, उनका भी ये बयान था कि आजमगढ़ में माफी चाहूंगा, रामपुर में जो वोटिंग हो रही है वो पुलिस जो है डरा रही है, इसलिए लोग अपने निकल नहीं पा रहे वोट डालने के लिए, घर में ही कैद है। और कोई शरीफ आदमी एक बार निकल रहा है, अगर लाठी पड़ जा रही तो अपने घर को वोट डालने के लिए मना कर रहा है। तमाम आरोप विपक्ष पे लगाए। और मेरी बात हुई आज दानिश आजाद अंसारी जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने साफ कहा जब विपक्ष चुनाव हारने लगता है तो EVM पे निशाना साधता है और प्रशासन पे और सरकार पे निशाना साधता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष के ऐसे बयान। लेकिन शायद जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने देखा, तो क्या ये
विपक्ष की तरफ से जमीन तैयार कर ली गई है। हमने लगातार ऐसा देखा है कि यदि प्रशासनिक सर्जरी पर अगर सवाल उठाया जाए, ईवीएम पर यदि सवाल उठाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि विपक्ष अपनी जमीन तैयार करने लगता है। तो ये उसी तरह की एक हताशा। बिल्कुल राजेश, ये कह सकते हैं कि विपक्ष जब लगता है कि चुनाव हार रहा है तो हताशा और उसकी कमी निकालने के लिए वो सरकार के जो जितने आला अधिकारी उन पे आरोप लगाते हैं और ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। और ऐसा आज आजम खान साहब ने कहा कि जो उपचुनाव है वो मौजूदा सरकार का ही चुनाव होता है और सरकार के इशारे पे ही चुनाव होता है। जबकि पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए, आप प्रशासन में जाइए, डीएम को शिकायत कीजिए, एसपी को शिकायत कीजिए, डीजीपी को शिकायत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सब तो सरकार के नुमाइंदे हैं, किसको शिकायत किया जाए। जब सैया हुए कोतवाल तो डर का है का, इस तरह का उन्होंने उदाहरण दिया। आजम खान अपनी बातों और अपने लहजों से एक नेता है, वो जाने जाते हैं। उन्होंने लगातार निशाना सरकार पे साधा, वहां के पुलिस वालों पे साधा और लगातार उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो वोटिंग नहीं करने दे रही है, वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण यही है। उन्होंने तमाम बड़े बड़े बूथों का एग्जाम्पल दिया कि बड़े बूथ है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी मगर पुलिस आने नहीं दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री साफ कह रहे हैं जब विपक्ष हारने लगती है तो वो प्रशासन और ईवीएम पे निशाना साधती है। आजम कहा कि हताशा का शिकार है वो, और वो लगातार ऐसे आरोप सरकार पे लगाते रहते हैं। राजेश, निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा, चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे हैं आजमगढ़, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? और यदि अखिलेश की निष्क्रियता है तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री ने कल कथा अखिलेश यादव का कहना था कि आजमगढ़ उनका परिवार है, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी वहां से चुनाव जीतते आए और जब वो लड़े तो वो भी जीतते आए हैं, तो परिवार के लोगों में ज्यादा नहीं जाया जाता। उनके सभी, हालांकि उनके सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव रहे, जितने भी रहे, मगर अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से ही कहा कि आजमगढ़ उनका परिवार है और परिवार के वो बेटे हैं और परिवार का आशीर्वाद मिलता रहा है और परिवार के लोग, उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा धर्मेंद्र यादव को आशीर्वाद देकर चलिए, विजय बहुत बहुत बनाएंगे। शुक्रिया शायद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मतदान था और मतदान हुए हैं और दोनों ही अहम सीट रही, आजमगढ़ और रामपुर, दोनों ही सपा का गढ़ बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आज जो है प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, नतीजे आएंगे, अब देखना दिलचस्प होगा किसके पाले में जीत आती है। चलिए, बात अगली खबर की करेंगे जहां कांग्रेस ने रेखा आर्य पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने रेखा आर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर क्यों रेखा आर्य की अधिकारियों से नहीं बनती, चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हों या फिर पुष्कर सिंह धामी, हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान रेखा आर्य के अधिकारियों से तनातनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर रेखा आर्य और अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा वह तमाम लोग भुगतेंगे जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्या की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है? फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार। इससे पहले भी आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब नया प्रकरण है अपने ही आयुक्त से भिड़ जाने का, क्योंकि आयुक्त ने बिना मोहतरमा के या बिना मैडम के आदेश के 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया और 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि आदेशों को निरस्त कर देना पड़ा। ऐसे में अगर रेखा आर्या का इसी तरह से समन्वय की कमी रहेगी, सामंजस्य की कमी अपने अधिकारियों से रहेगी, तो फिर विभाग खामियाजा अलग भुगतेगा, विभाग की योजनाएं खामियाजा अलग भुगतेंगी और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग उसका खामियाजा अलग भुगतेंगे। आखिर ऐसा क्यों?
और अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। छात्रों से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब किसानों तक पहुंच चुका है। किसान संगठन भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं और मलिहाबाद के स्थानीय लोगों से अग्निपथ योजना को लेकर वीआईपी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। केंद्र सरकार एक योजना लाती है जिसका नाम रखा अग्निपथ योजना। तीनों प्रमुख सेनाओं ने यह योजना लॉन्च की, जिसमें युवा अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हैं। देखिए, सरकार को युवा ही चुनती है और युवा जब चुनती है तो वही सरकार भी कामयाब रहती है। तो हम युवा के जो युवा कहते हैं, अगर सही कहते हैं वो, तो उनके साथ में सही इंसाफ हो, और अगर सरकार जो कहती है कि ये अग्निपथ सही है तो फिर वो होना चाहिए। लेकिन जब से अग्निपथ योजना आई है पूरे देश में हाहाकार, युवाओं ने बवाल मचा दिया है। इससे संतुष्ट हैं कि नहीं आप? नहीं, इससे तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जलाना, मारपीट करना, किसी की दुकान फूंकना, किसी की रेलगाड़ी में आग लगाना, ये तो एक गुंडागर्दी हो गई। और जैसे कि जो सरकार के विरोधी लोग हैं तो ये सब काम करने में अपना जो है सक्सेस हो रहे हैं, मगर जो कायदे का काम है उस पर देखा जाए, उस पर निर्णय लिया जाएगा। सेना से भी आदेश आ चुका कि वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना। अगर सेना से नहीं वापस हो सकती है, सरकार की तरफ से नहीं काम हो सकता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर ये तो कहेगा कि जो भी सही काम हो उसके लिए किया जाए। सही गलत का फैसला तो सरकार कर चुकी है, और मेरी नज़र में, मैं जो कि युवा हूं और मैं आज जिस तरीके से 30 साल उम्र हमारी हो रही है, मैं देखता चला आ रहा हूं, जिस तरीके से पहले सर्विस मिलती थी उस तरीके से सर्विस आज सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अपने भारत देश की ऐसी कंडीशंस हैं कि सबको पहली जैसी योजना के माध्यम से सर्विस नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये कोई मोदी जी 8 साल से हैं, वाले इसके पहले कांग्रेस सरकार रही, कई बहुत सारे सालों से सरकार चलाई, तब भी दिक्कतें थी। बहुत साल लंबे समय तक राज किया, तभी उन्होंने सही नहीं कर पाया। तो अभी तो 8 साल मोदी जी का बीता है, तो मोदी जी 8 साल में कहाँ से सारी सर्विस ले आई। अपना भारत देश विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटिव है हमारे देश में। चीन से बाद मेरा देश आता है, और चीन विकसित हो गया है हमसे बाद में ये सब देश आज़ाद हुए थे, और आज वो विकसित देश माना जा रहा है। मेरा देश आज अविकसित है, विकासशील देशों में आया है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब बताना पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना ठीक नहीं है। तो अब बात यहाँ आती है कि हमारा देश विकासशील कैसे बनेगा। विकासशील तो तभी बनेगा जब मेरा देश का युवा कुछ कर रहा होगा। आज अपने देश का कितना युवा बेरोजगार है, मैं मानता हूँ बेरोजगार है, लेकिन क्या मैं ये कह दूंगा कि सरकार बेरोजगार कर रही है सबको? क्या ये सत्य है? ये कहना सत्य है? जैसे लोग बाग आग लगा रहे हैं, सड़क पे जाम लगा रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, देश की धरोहर को नाश करने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का, क्या ये अच्छी चीज है या अच्छा संदेश जाएगा यहाँ से कि नहीं हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, पति दे रही है, फिर विरोध हो रहा है। सरकार नौकरी दे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।